किराएदार ननद पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने देखा कि सावित्री अपने बेटों को बेटी प्रिया से ज़्यादा अहमियत देती है, इसलिए शादी के बाद प्रिया का मायके में आना जाना बहुत कम हो जाता है। सास सावित्री अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ अपने आलीशान 2 मंजिला मकान में रह रही होती है। एक दिन बेटी प्रिया माँ को फ़ोन करती है तो पता चलता है कि माँ अब अपने बेटे बहू के साथ अपने मकान में नहीं रह रही, बल्कि शहर से बाहर बने अपने फार्म हाउस में रह रही है। प्रिया माँ को समझाती है कि उन्हें भाई भाभी के साथ रहना चाहिए, लेकिन माँ उसकी बात को टाल देती है। इधर सास ससुर के जाने के बाद दोनों बहुएं ऊपर की मंजिल के लिए एक किराएदार ढूंढने लगती है और ननद प्रिया को ऊपर की मंजिल पर किराएदार रख लेती है। अब आगे। भाभी, पवन जी पूछ रहे थे कि भाभी ने कोई रेंट एग्रीमेंट क्यों नहीं बनवाया। आप कहे तो हम एग्रीमेंट बनवाकर एडवांस किराया देने के लिए भी तैयार हैं। अरे नहीं प्रिया, घर की बात है, तुम्हारे साथ इन सब फॉर्मेलिटी में पड़ने की क्या ज़रूरत है। कोई एडवांस की ज़रूरत नहीं है, तुम बस हर महीने अपना किराया देती रहना, इतना ही बात है। भाभी की बात सुनकर प्रिया बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है और बड़े आराम से अपने मायके में किराएदार बनकर रहने लगती है। शुरुआत में तो कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन धीरे धीरे भाभियों को ये समझ में आने लगता है कि यहाँ ननद प्रिया किराएदार कम और मकान मालकिन बनकर ज़्यादा रहने लगी है। अब वो बात में अपनी धौंस जमाने लगी थी। कई बार तो प्रिया भाभियों को भी उल्टी सीधी बातें सुना देती थी। अब सारी बातें भाभियों के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। एक दिन बड़ी भाभी ने छोटी से कहा, ये प्रिया कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी है। अरे हमने इसे यहाँ किराएदार बनाकर रखा था और ये तो ऐसे व्यवहार करती है जैसे वो यहाँ की मालकिन है और हम किराएदार। लगता है इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। आप ठीक कह रही हैं भाभी, मैं तो खुद आपसे यही बात कहने वाली थी कि शायद अब हमें नया किराएदार ढूंढना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है कि किराएदार ज़्यादा दिन किसी मकान में रहते हैं तो खुद को मकान मालिक समझने लगते हैं और ये तो वैसे भी इस घर की बेटी है, इसलिए खुद को इस घर की मालकिन ही समझने लगी है और हमें नौकरानी। अरे इसके जैसियों को तो मैं अपनी जेब में लिए घूमती हूँ। ये बड़ी मालकिन बनने वाली। अब जब घर में हमने इसकी माँ की नहीं चलने दी तो ये कौन से खेत की मूली है, अभी बताती हूँ इसे। अब प्रिया, तुम्हें यहाँ आए लगभग 1 साल हो गया है। तुम 20,000 किराया देती हो और वो भी पिछले कई महीनों से दिया नहीं। नए किराएदार इस फ्लोर का 30,000 देने को तैयार है। अब तुम देख लो, या फिर तुम ही 30,000 दे दो, या फिर अपने लिए कहीं और मकान देख लो। क्या कहा, 30,000? अरे मैं क्यों आपको 30,000 दूंगी, बल्कि मैं तो अब आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाली, क्योंकि ये फ्लोर अब मेरा है। क्या कहा? ये फ्लोर तुम्हारा है? बोलो मत, तुम बस यहाँ एक किराएदार हो। जब तक हमारा मन करेगा तुम्हें रखेंगे, जब दिल करेगा सामान सही तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। भाभी, मैं बहुत इज्जत से आप दोनों के साथ पेश आ रही हूँ। मुझे भी आपकी तरह अनाप शनाप बोलने को मजबूर मत कीजिए। आपकी भलाई इसी में है कि आप मेरे घर से इसी समय दफ़ा हो जाइए। क्या कहा तुमने? मेरे घर से? ये घर तुम्हारा कब से हो गया? तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर घर खाली कर दो, वरना मैं अपना घर खाली कराने के लिए पुलिस बुला लूँगी। किसी गलत फहमी में मत रहना कि भाभी तुम्हारी इस हेकड़ी से डर जाएंगी। अरे भाभी, बड़ी नादान हो आप दोनों। ये मकान मेरे मम्मी पापा का है और उनकी संतान होने के नाते इस मकान पर आपसे पहले मेरा अधिकार है। आज से ये फ्लोर मेरा है। और हाँ, कोर्ट कचहरी जाने की गलती भी मत करना, वहाँ भी आप दोनों कुछ प्रूव नहीं कर पाओगी। देखो तो, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। एक तो अपने घर में इतने दिन रखा, ऊपर से ये हमें ये आंखें दिखा रही है। देख लिया ना पूजा तूने, इसीलिए मैं कह रही थी कि रिश्तेदारी दूर की अच्छी होती है। लेकिन तुम तो बड़ी प्रिया भक्त हुई जा रही थी, भाभी भाभी करके मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तुम्हें बुलाया था ना इसको, अब भुगतो। हाँ भाभी, बुलाया तो था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये प्रिया 2 दिन में ऐसे रंग बदल लेगी। आप चिंता मत करो, मैं भी इसकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। मेरा भाई वकील है, आज ही अपने भाई के पास जाती हूँ और इसको धक्के मार के घर से बाहर ना निकलवाया तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। पूजा अपने भाई के पास जाती है और मकान खाली करवाने के लिए नोटिस ननद प्रिया के पास भिजवा देती है। नोटिस के जवाब में प्रिया मकान के कागज़ दिखा देती है, जिसमें मकान की मालकिन की जगह उसका नाम लिखा हुआ था। प्रिया के पास मकान के कागज़ देखकर पूजा और वर्षा के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो दोनों समझ ही नहीं पा रही थी कि उनके साथ धोखा आखिर किया किसने है, ननद प्रिया ने या सास ससुर ने।
मुझे पूरा यकीन है प्रिया ने नकली कागजात बनवाए हैं। माँ बाबूजी, ये मकान इसके नाम कर ही नहीं सकते। मैं अभी माँ बाबूजी को यहाँ बुलाती हूँ और उनकी बेटी की करतूत दिखाती हूँ। भाभी की बात सुनकर प्रिया अपनी माँ सावित्री को फ़ोन करती है। थोड़ी ही देर में सावित्री अपने पति के साथ वहाँ पहुँच जाती है। आपने देखा माँ जी, आपकी बेटी ने क्या कर्म किए हैं। ये हमारे मकान पर कब्जा करना चाहती है। इस मकान की मालकिन तो आप है ना माँ जी। अब आप ही अपने हाथों से धक्के मारकर इसको घर से बाहर निकालिए, तब इसे अपनी औकात समझ में आएगी। इतने सब तमाशा के बीच दोनों बेटे पुनीत और विनीत भी घर आ चुके थे। पूजा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस मकान से बाहर वो जाएगा जो यहाँ गलत तरीके से रह रहा है। इसलिए तुम दोनों की समझदारी इसी में है कि 30 दिन के अंदर मकान खाली करके दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, वरना पुलिस में केस अब मैं करूँगी। क्या? इसका मतलब माँ जी ये सब आपका किया धरा है? ये मकान मैंने अपनी पति की कमाई से बनाया है। इस पूरे मकान में तुम्हारे पतियों की कमाई की एक ईंट भी नहीं लगी। इसलिए जिसे मेरा मन करेगा उसे मैं ये मकान दूंगी। तुम दोनों दहेज में लाई थी क्या ये मकान? ये मकान मैं अपनी बेटी को दे चुके हूँ। तुम सबको क्या लगा था कि तुम माँ के साथ कुछ भी कर लोगे और माँ कुछ भी नहीं करेगी? वो तो अच्छा हुआ कि आपके यहाँ किराए पर आने के बाद एक दिन मैं माँ से मिलने के लिए फार्म हाउस गई थी। माँ तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। तभी पापा बाज़ार से राशन लेकर घर में घुसे। पापा को बाइक चलानी आती नहीं, इसलिए पापा बाज़ार से पैदल ही सामान लेकर आए थे। वज़न उठाने के कारण वो बुरी तरह से हाँफ रहे थे। उन्हें देखकर मैंने कहा, पापा क्या ज़रूरत थी आपको इस उम्र में अकेले आकर यहाँ फार्म हाउस पर रहने की? जीवन भर तो आप दोनों यही राग आलापते रहे कि दोनों बेटों की शादी करके पोते पोतियों के साथ मज़े से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, और अब जब उनके साथ रहने का समय आया तो आप लोग यहाँ अकेले रहने के लिए चले आए। यहाँ इस जंगल में अकेले फार्म हाउस में आप लोगों को क्या आनंद आ रहा है? मेरी बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू आ गए। बेटा, कुछ काम इंसान अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी में भी किया करता है। बस तू ये समझ ले कि यहाँ आकर रहना हमारी खुशी नहीं बल्कि मजबूरी है। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। क्या कह रही हो माँ? ठीक से बताओ, मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, उस घर में रहकर अपना आत्मसम्मान बचाए रखना अब हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों बहुएं हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। जब से तुम्हारे पापा रिटायर हुए हैं, वे दोनों तो हमारे निवाले तक गिनने लगी थी। ना समय पर खाना बना कर देती थी, ना ही कभी बच्चों को हमारे पास बैठने देती थी। मुझे भी आकर काम पकड़ा जाती और हर समय खाली बैठकर रोटी तोड़ने के ताने देती। एक दिन तो उसने तुम्हारे पापा से कहा कि दिन भर यहाँ बैठकर अखबार पढ़ते रहते हो, ये नहीं कि सुबह उठकर घर की सफाई कर दिया करो। मैंने जीवन भर उनसे कभी झाड़ू को हाथ भी नहीं लगवाया, और बहू के राज में वो बेचारे सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करने लगे। बस अब और अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हम दोनों वो मकान बेटा बहू को सौंप कर यहाँ चले आए। यहाँ आकर कम से कम 2 रोटी इज्जत से तो खा रहे हैं। माँ, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मुझे तो आपने कभी अपनी संतान समझा ही नहीं। बस शादी क्या हुई, मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर अलग फेंक दिया। अगर आपके बेटे आपके काम नहीं आए तो कम से कम एक बार अपनी बेटी को ही याद करके देखा होता। मेरी बात सुनकर माँ और बाबूजी रोने लगे। तू सही कह रही है बेटा। शादी के बाद हम अपने बेटे और बहू के नशे में इतने डूबे हुए थे कि हमने तो कभी तेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। हमें माफ़ कर दे, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारूंगा। ये मकान जिसमें तू किराएदार बनकर रह रही है वो तेरे ही नाम करूंगा। अब तू इस मकान की मालकिन बनेगी और वो दोनों घर से बाहर निकलेंगी। जो बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें माँ बाप की संपत्ति में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। बस उसके बाद माँ बाबूजी ने मकान मेरे नाम कर दिया, और मैंने भी आप दोनों को सबक सिखाने के लिए ही ये किया। प्रिया की बात सुनकर दोनों बहुएं अपने किए के लिए सास ससुर से माफ़ी मांगने लगती है। माफ़ी मांगने सब कुछ नहीं होगा। सास ससुर की संपत्ति तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें 2 रोटी देना और सम्मान से जीने देना ये इतना भारी क्यों लगता है? तुम चारों अब यहाँ से जाओ
हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ससुर की बात सुनकर दोनों बेटे अपने परिवार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।